तो लेखक ने निश्चय किया कि सांप के ऊपर प्रहार न करके जैसे तैसे करके मैं केवल चींटियों को बाहर ले आऊँ तो वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं यदि सांप के ऊपर चोट ना लगी और सांप ने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया तो फिर यहाँ प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चींटियों की ओर हाथ बढ़ाया, डंडा बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी। यहाँ काली बिजली सांप के लिए प्रयोग है इसका, और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ, वाइब्रेट हुआ लेकर के, और हाथों ने आज्ञा न मानी। अब उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो चिट्ठियों को उठा लिया, सांप के ऊपर डंडे से प्रहार के डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिध कर, मानो डर कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीयू सा कुछ लगा हुआ था। सांप के सिर का जो जहर है वो उसने उस पर छोड़ा, वह विष था, जहर था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया, मानो उसने प्रमाण दिया इस बात का कि ये तो डंडा था, अगर इसकी जगह लेखक होता तो उसके शरीर में भी वो सही जहर छोड़ता। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। कायल का मतलब है उसकी योग्यता को अच्छी तरह जानता था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। तो यहाँ पर अपमानित होने का तात्पर्य कि लेखक कह रहे कि इस डंडे पर आज तक कभी किसी सांप ने प्रहार नहीं किया, इस डंडे से मैंने सांप के ऊपर ही प्रहार किया, सांप को ही मारा, लेकिन पहली बार इस डंडे को सांप की मार या इसकी फुंकार खानी पड़ रही है। इधर उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके के से खड़े होने से छोटे भाई ने समझ लिया कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया, विचार किया छोटे भाई ने कि सांप के काटने से मैं गिर पड़ा, और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने की चोट लगी, उसने चीख। तो लेखक बता रहे कि जैसे कुएं के अंदर डंडे के गिरने से उसके ऊपर सांप के प्रहार करने से कुएं में आवाज़ निकली, धड़ाके की सी आवाज़, धमाके की सी आवाज़ आई, तो लेखक का छोटा भाई जो बाहर खड़ा था वो घबरा गया और मानो वो इतना दुखी हो गया कि उसने सोचा शायद अब उसका भाई नहीं बच पाएगा। सांप ने उसके भाई पर प्रहार किया और उसका भाई कुएं के पेंदे में गिर गया। इस प्रकार से फिर वो छोटा भाई दुखी होकर के जोर से चीखने लग जाता है। छोटे भाई की आशंका बेजान है, उसकी छोटे भाई की आशंका वैसे बिल्कुल सही भी थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, इसमें वो चिट्ठियाँ थी। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहमत डर अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। चक्कर लगाते हुए सांप ने, उफ कितना ठंडा था सांप। डंडे को मैंने एक और पटक दिया, क्योंकि इस पर प्रहार करने थे, कुछ कुएं में नमी उसके कारण वो डंडा ठंडा पड़ गया। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिर पड़ता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है, यानी कहते हैं कि मारने वाले से जिंदा रखने वाला बड़ा होता है, तब हजारों ढंग बचने से निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी, भगवान की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, उनके जो स्थान थे, पोजीशन थी। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। इस प्रकार लेखक उन चिट्ठियों को सांप की गिरफ्त से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उसके खुलकर उस पर धरना देकर बैठा डंडे पर। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने
उसकी दाईं ओर फेंकी, वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत मेरे कट जाते। अब ऊपर चढ़ना, कुएं से बाहर निकलना था लेखक को। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फीट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फीट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही कम, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर आई थी, छाती फूल गई थी, यानी पूरी तरह से थक गया था और घबराया हुआ था। धोंकनी चल रही थी, सांसें फूल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना पड़ेगा। यदि हाथ छूट जाते तो 36 फुट ऊपर से गिरता तो वैसे शरीर टूट जाता, और शरीर भी नहीं टूटता, चोट भी नहीं लगती तो नीचे सांप वो उसको काट लेता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर रेत लगी, पसीने बरावा धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़की को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी को न कहे, हम लोग आगे। ताकीद करने का मतलब कि उसको बार बार इस बात के लिए उससे आग्रह किया कि भैया आपको ये बात किसी को नहीं बतानी है। इस प्रकार से देखते हैं वो कुएं से चिट्ठियाँ निकालने में सफल होते हैं और वहाँ से अपनी चिट्ठियों को डालने के लिए किशनपुर को निकल पाते हैं। सन 1915 में मेट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने माँ को सुना। उस समय तक किसी को नहीं बताया। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेली अपने पंख उनके नीचे छिपा लिया। इस प्रकार लेके बता रहे कि इस घटना के बारे में मैंने कई वर्षों के बाद अपनी माँ को बताया तो वो भी उस समय इतनी भाव विभोर हो गई, मानो उसका हृदय वो पूरी तरह से पिघल गया इस आशंका को लेकर कि कहीं यदि उस समय सांप कुएं में इसको डस लेता तो आज ये यहाँ नहीं होता। जैसे कोई चिड़िया जिसके बच्चे के ऊपर कोई दूसरा पक्षी प्रहार करता हो तो उसको अपने पंखों में छुपाने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार से माँ ने भी उसे अपनी गोद में छुपा लिया। डेने, ये पंख का पर्यायवाची है, पंख, पैर और डेने, ये तीन इसके रूप होते हैं। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। तो इस प्रकार से लेखक ने इस अध्याय का नाम स्मृति इसीलिए रखा कि इस घटना को वो जीवन भर कभी भी भुला नहीं सकता।